हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि इन हाउस हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मसलों को लेकर भी आप मेरे साथ अक्सर पीयूष जी को देखते रहते हैं। पीयूष जी, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार रहता है बजट की घोषणा के वक्त वो रहता है मिडिल क्लास को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बजट जब आया तो देखा गया कि मिडिल क्लास के हाथ ज़्यादा कुछ आया नहीं। इस बार जब बजट आया तो आपने नज़र रखी, देखा सुना, मिडिल क्लास के बारे में बताइए कि उनके हाथ कुछ मिला है, लगा है कि नहीं लगा है? देखिए सौरभ, जब आपके हाथ में कुछ ना आए उससे बेहतर है कुछ आ जाए। तो 2014 के बाद से लगातार जो बजट आए उनमें ये देखा गया कि मिडिल क्लास को जो है टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इस बार जो बेनिफिट दिया गया है, हालांकि जो न्यू टैक्स रिजीम का इशू है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, जबकि जो ओल्ड रिजीम है उसमें आप सीधे तौर पर देखें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फैमिली पेंशन का इशू है उस पर भी थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत नहीं है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि इस समय जो महंगाई का दौर है वो अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये छूट बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि सरकार का जो बजट है वो बहुत ही समावेशी है। विभिन्न क्षेत्रों के मद्देनज़र अगर आप देखें तो कृषि, किसान, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर काफ़ी जोर दिया गया है। चूँकि विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसके मद्देनज़र ये बजट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि युवाओं के मद्देनज़र खास तौर पर रोज़गार को लेकर के अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इन योजनाओं के तहत जो दूरगामी परिणाम होंगे उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। अब जैसे किसी सरकारी योजना का लाभ अगर किसी युवा ने नहीं लिया तो उसने अगर किसी देश के संस्थान में, शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया तो उसे जो लोन मिलेगा उस पर सरकार जो है 3% का जो ब्याज होगा वो और जो उसकी रकम होगी वो अपने पास से देगी। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी मदद जो सरकार की ओर से युवाओं के लिए घोषित की गई हैं, महिलाओं के लिए घोषित की गई हैं, कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषित की गई हैं, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में अभी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है जी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बजट की घोषणा हो रही थी, वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रही थी, तभी आपने गौर किया होगा कि मार्केट अचानक गिरने लगी। तो इसके गिरने की वजह ये थी कि 2 टैक्सेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए। जो शॉर्ट टर्म एक टैक्स है, जो आप निवेश करते हैं शेयर बाज़ार में तो उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स लगा दिया गया, और दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म टैक्स था उसकी जो दर थी वो बढ़ा दी गई। तो इसके चलते लगातार मार्केट गिरने लगा। फिर अभी मार्केट थोड़ा सा उसमें सुधार आया है, लेकिन आप इसके दूरगामी परिणाम देखिए कि टैक्सेशन अगर आप आम जनता से नहीं वसूल सकते या नहीं ले सकते या वो फिर अपनी अधिकतम सीमा में पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो उपाय बचते हैं वो निवेश करने वालों पर बचते हैं, बड़े बड़े बिल्डरों पर, पूंजीपतियों पर टैक्स लगा करके बचते हैं। और चूंकि अगर विकास करना है तो सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए, और यही वजह है कि सरकार ने विभिन्न स्तरों पर चारों तरफ ध्यान रखते हुए जो मिडिल क्लास को छूट दी है वो एक सीमा तक है। और जो न्यू टैक्स रिजीम है, चूँकि आप ये देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट मुहैया नहीं है, एनपीएस को छोड़ करके देखा जाए तो उसके स्लैब में जो बदलाव किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि लोग न्यू रिजीम ऑप्ट करें और टैक्स देना सीख जाएं। अभी क्या है कि आप सेविंग कर ज़्यादा करते हैं क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, और सेविंग और होम लोन और एनपीएस और इसके अलावा विभिन्न तरीकों से पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी छूट आपको मिलती है। लेकिन जब आपको एक तरफ छूट मिल रही है निवेश करने पर विभिन्न स्तरों पर और या पैसा बचाने पर, तो दूसरी तरफ आपको पूरी तरह से टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी जा सकती, जैसा कि न्यू रिजीम में किया गया है। न्यू रिजीम में चूंकि और कोई छूट नहीं है, तो ऐसे में जो लोग उसको ऑप्ट करेंगे और अगर उन्हें फ़ायदा दिखता है तो वो उसको ऑप्ट करेंगे और उसके बाद वो उसमें अपना टैक्स भी देंगे जो उनका बनता होगा, और अगर नहीं बनता होगा तो उन्हें पूरी तरह से छूट प्राप्त होगी।
तो कुल मिलाकर के इस बार का जो बजट है वो समावेशी बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सतत विकास है उसकी नींव को मजबूत रखने के लिए ये बजट घोषित किया जा रहा है और भविष्य के भी जो बजट होंगे, आगामी बजट होंगे, वो भी इसी पटरी पर होंगे और इसी तर्ज पर होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि बजट जो है सिर्फ एक किसी वर्ग को ध्यान में रख कर के नहीं घोषित किया गया है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर ये देखा गया है कि बैलेंस कैसे बनाया जा सके और संतुलन कैसे कायम किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। जी सौरभ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस्ड बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ से। मगर पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, जो नाराज़गी दिख रही थी वो युवाओं में दिख रही थी। रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार आप देखते हैं प्रदेशों में पेपर लीक और तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और किसानों का मुद्दा जो है लगातार आप देखिए पिछले 2-3-4 साल से एक्टिव हैं किसान। आपने तमाम आंदोलन देखे, किसान जो बिल थे उनकी वापसी देखी, एमएसपी को लेकर लगातार बात आंदोलन चलते ही रहते हैं। तो ये जो दो वर्ग हैं खास तौर पर, जो जिनका गुस्सा जाहिर तौर पर दिखता रहा है पिछले कुछ समय में, और अब की बार जो लोकसभा के नतीजे आए उनमें भी वो गुस्सा कहीं ना कहीं झलका। तो युवाओं को अगर देखें और किसानों को अगर देखें तो इन दोनों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सौरभ, अहम बात ये है कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसान वर्ग के लिए जो बजट में घोषणा हुई है वो 1.52 लाख करोड़ रुपए की हुई है और ये विभिन्न योजनाएं जो है हर हाल में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी जो आय है उसको और जो सहूलियतें हैं उसमें उसके लिए की गई है। और युवा वर्ग के लिए देखिए, रोजगार के लिए सीधे तौर पर तो अभी तक इस बजट में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहां आप नौकरी शुरुआत करते हैं तो उसके पहले जो 15,000 रुपये की सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा 3 किश्तों में, वो अहम है। इसके अलावा आप इंटर्नशिप में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर के सरकार ने बहुत ही छोटे छोटे स्तरों पर अपनी छाप को छोड़ा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जबकि अगर आप ओवरऑल बजट सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके देखेंगे और सिर्फ कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का तो बहुत बेहतर है, लेकिन बाकी वर्गों में अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई, तो फिर संतुलन कायम नहीं हो पाएगा। हालांकि इस मामले में इस बार आपने देखा होगा कि कई स्तरों पर जो टैक्स था उसमें छूट दी गई है, ख़ास तौर पर निर्यात करने को लेकर के तो और दवाओं को लेकर के, तो विभिन्न स्तरों पर सरकार ने ख्याल रखा है। अगर आप युवा वर्ग को सीधे तौर पर देखें तो युवा वर्ग के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर हैं। अगर ये कहा जाता कि 10 लाख नौकरियां सीधे तौर पर हम अमुक तिथि से देने लगेंगे, तब तो इसको प्रत्यक्ष तौर पर कहा जा सकता था, लेकिन कभी भी बजट में ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई इंडस्ट्री या फिर नया क्षेत्र जिसको सहूलियत दी जाती है, जिसको सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, और उस क्षेत्र में युवाओं को फिर रोजगार मिलता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। और जब हमने मिडिल क्लास के बारे में बात की तो जो पीयूष जी ने शुरुआत में कहा कि उम्मीद तो बहुत थी पर जो मिल गया है उसी में संतोष कर लिया जाए।